मुझे। नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंसान जब मुश्किल में होता है, संकट में होता है, तो उसको तलाश रहती है एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर की, ताकि इंसान अपनी मुश्किलों से निजात पा सके और जीवन में सुख समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ सके। मुश्किलें चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हो, फाइनेंशियली हो, कैरियर वाइज हो, हमेशा से ही एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर लोगों के लिए एक जरूरी होता है जीवन में, ताकि उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके और समस्याओं से मुक्ति के लिए वो एक बेस्ट उपाय उनको प्रोवाइड करा सकें। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं महाराष्ट्र के फेमस शहर, पूरे भारत के फेमस शहर मुंबई के फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रकाश रसकर जी से, जिनका मुंबई में एक अच्छा खासा नाम है। उनसे जानेंगे हम एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए विभिन्न रहस्यों के बारे में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आप अपने एक्सपीरियंस और अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में बताइए। सर, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश रास्कर है और मैं तकरीबन पिछले 28 साल से उसी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, ज्योतिष प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मेरा फील्ड है वैदिक ज्योतिष और वास्तु में कर रहा हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ, डबल ग्रेजुएट हूँ और ज्योतिष में मैंने PhD की है। मेरा ऑफिस बम्बई, पूना और नासिक में है। पूरे इंडिया में मेरे फॉलोअर्स हैं और आउटसाइड मोर देन 10 कंट्रीज में लोग मुझसे कंसल्टेशन करते हैं दोनों चीज के लिए। और मेरा स्पेशलाइजेशन हर चीज में है, शादी ब्याह, मैरिज, बच्चे, लीगल मैटर्स, प्रोफेशन, चेंज ऑफ प्रोफेशन, अबाउट सेटलमेंट, हर चीज के बारे में मैं कंसल्ट करता हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। सर, ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है और ज्योतिष किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है? जी सर, भारतीय संस्कृति में और परंपरा में ज्योतिष का बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है हमारे वेदों में, क्योंकि इसे कहा है, वेदों का चक्षु इसको कहा गया है, क्योंकि हमारा समय और हमारा भविष्य की दिशा दिखाने वाला एक ज्योतिषी होता है। अच्छे ज्योतिषी के पास अब जाकर आने वाले जीवन में जो पढ़ा पढ़ने वाले हैं, जो डिफिकल्टी पढ़ने वाली है, या उनके पास जो जो क्या बोलते हैं, जिस चीज का उनको ज्ञान होता है उसके बारे में पूछने जाते हैं हम लोग। वो सलाहकार होता है, एक दोस्त होता है। उसमें हम क्या वो मिलता है, हमको आत्मबोध मिलता है, व्यक्तिमत की पहचान होती है, सही कैरियर क्या करना है, कब करना है, और हमको मार्गदर्शन जो करना है समय के अनुसार। आज समय क्या चालू है और क्या समय चल रहा है, उस समय के अनुसार हमको मार्गदर्शन करने में ज्योतिष का बहुत महत्व होता है सर, क्योंकि अभी आपने कहा कि आपका मुंबई, नासिक और पुणे में आपका ऑफिस है, वहां से लोग भी आपके पास आते हैं, तो सर प्रमुख तौर पर किस तरह की समस्याएं लेके लोग आपके पास आते हैं? समस्या से हर तरह की होती है। आजकल तो ऐसा है कि सर जैसे कि आजकल लव मैरिज, रिलेशनशिप्स और चाइल्ड बर्थ, डिवोर्स, कैसे ज्यादा आ रहे हैं सर आजकल के दिन। जी, एक प्रमुख सवाल है कि सर, क्योंकि आपने रिश्तों की बात करी, तो कुंडली मिलान में और गुण मिलान में सबसे बड़ा अंतर आप क्या देखते हैं? सर, लोगों में एक कंफ्यूजन या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग बोलते हैं कि हमने गुण मिला लिए तो सारा मिला लिया। एक्चुअली कुंडली मिलान एक बहुत ही डिटेल स्टडी है, जिसमें हम हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर भाव के हम स्टडी करते हैं। कुंडली मिलान में सिर्फ चंद्र नक्षत्र का ही स्टडी होता है, जिसकी वजह से उसके जो लिमिटेशंस होती हैं वो लिमिटेड होती है। हम व्यक्ति के जो हमारे पास लड़की आई है, लड़के के बारे में हमको उसको मालूम, उसका करियर कैसा है, उसमें क्या धन होगा कि नहीं होगा, लड़की का ससुराल कैसा होगा, उसकी आयु कैसी होगी, उसका अभी कौन सा प्लेयर अच्छा चालू है, उसके फॉरेन सेटलमेंट है कि नहीं है, ये सारी चीजें हमको कुंडली मिलान से मालूम पड़ते हैं। गुण मिलान में ऐसी मालूम पड़ती नहीं। इसलिए कुंडली मिलान एक बहुत डिटेल विषय है। कोई भी शादी करने के पहले कुंडली मिलान करना अत्यंत आवश्यक है। सर, हमारी जो हॉरोस्कोप होती है, काफी लोग भ्रम में रहते हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो हमारी कुंडली में जो लगन का जो स्वामी होता है और जो राशि का स्वामी होता है, इनमें सबसे ज्यादा हमको कौन प्रभावित करता है? ऐसा देखो, लग्न का स्वामी और राशि का स्वामी, ये दोनों एक साइकिल के दो पहिए हैं। ये दोनों के बगैर कुंडली का जो विश्लेषण है, कुंडली की जान ये दोनों में होती है। जो कुंडली का जो लग्न होता है, सबसे पहला भाव होता है, वो जो अपना देह होता है, और हर 2 घंटे में अपनी राशि बदली होती है।
और लग्न की वो राशि जिसमें चंद्र बैठता है उसे हम लग्न राशि, चंद्र राशि कहते हैं। हमें जो लग्न की राशि होती है हमारे भौतिक शास्त्र, इसकी शरीर के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर, हमारा रंग रूप, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, हमारा कॉन्फिडेंस कैसा होगा, वो प्रभावित करती है। और जो चंद्र राशि होती है उसको हम लोग बोलते हैं मन। मन, चंद्र राशि मतलब मन। वो हमें प्रभावित करती है कि हमारे मन का स्टेटस कैसा है, हमारा मन स्ट्रांग है, वीक है, उसकी भावनाएं कैसी किस तरह करती है, मतलब किस परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में और क्या निगेटिव परिस्थिति में किस तरह बिहेव करेगी, ये हमें मालूम पड़ता है। इसलिए दोनों को हमको स्टडी करना पड़ता है। और जो चंद्र राशि है, जो हमारी जो शनि की ढैया है या साढ़े साथी है, उस समय हमको चंद्र राशि का ही उपयोग करना पड़ता है। और दोनों का महत्व इतना ही है जैसे कि साइकिल के दो पहिए हैं। आप ये बोल नहीं सकते कि लग्न राशि इंपॉर्टेंट है या चंद्र राशि इंपॉर्टेंट है, लग्न इंपॉर्टेंट है या लग्न इंपॉर्टेंट है। जी सर, अधिकतर जो एस्ट्रोलॉजर है आज का जो दावा करते हैं वो दावा करते हैं कि जो हमारी कुंडली में जो नक्षत्र का जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, वो कुंडली की सुप्रीम पावर होता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि नक्षत्र लॉर्ड की हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है और किस तरह वो हमको प्रभावित करता है। देखिए सर, जो लग्न का स्वामी होता है, जैसे कि आप कोई भी लग्न ले लीजिए, उसके जो स्वामी होता है, जैसे कि कोई भी मेष लग्न की कुंडली है तो उसका स्वामी होता है मंगल, ठीक है, उसे हम लग्नेश भी कहते हैं। वो लग्नेश जिस भाव में बैठता है उस भाव के प्रति इंसान की पूरी शक्ति, पूरी मेहनत, पूरा इंटरेस्ट और पूरा फोकस वहीं पर रहता है। इसे कुंडली का राजा भी कहा जाता है, उसको लग्नेश को, इसको कुंडली का राजा भी कहा जाता है। लग्न और लग्नेश, इन दोनों में इतना ही फर्क है कि लग्न अपना शरीर बताता है, लग्नेश आपकी आत्मा है, वो कहाँ जाके बैठी हुई है। लग्नेश बताएगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। अगर लग्नेश अच्छी परिस्थिति में है, शुभ ग्रह से प्रभावित है, ठीक है, और कुछ अच्छे योग बना रहा है, वो बताएगा। लग्नेश भी बताएगा कि आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आप में है या नहीं है। अगर मजबूत लग्नेश होगा तो कुंडली में जितने भी योग बन रहे हैं वो फलित होने में आसानी होगी। अगर लग्नेश वीक होगा तो जो अच्छे अच्छे योग भी होंगे उससे फलित होने में देर होगी या नहीं भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें जो सक्सेस चाहिए लाइफ में वो राजयोग से मिलती है, तो लग्नेश का इसमें महत्व बहुत जरूरी है। अगर समझो लग्नेश 10वें भाव में बैठा है, इसका मतलब ऐसा है कि जातक को अपने कैरियर, प्रोफेशन, अपने कर्मों में बहुत इंटरेस्ट है। अगर 5वें भाव में बैठा है लग्नेश, इसका मतलब है कि उसको ज्ञान, संतान और अपने प्रोफेशन, अपना इंटरेस्ट या अपना हॉबी में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है। लग्नेश सबसे शुभ ग्रह होता है जो अपने करियर को, अपने ग्रोथ को, अपने फैमिली रिलेशंस सबको इंडिकेट करता है। अगर कोई भी कुंडली में योग हो उसमें लग्नेश का समावेश हो जाए तो योग अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होता है इसका। सर, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स आजकल सोशल मीडिया पर एक दावा करते हैं, हालांकि उनका ये दावा काफी विवादों में है, कि जैसे कि हमारी कुंडली में किसी भी ग्रह की कोई दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर एक प्रचार किया जाता है कि अभी जो प्रोडक्शन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया, वो गोचर वाइज किए जाते हैं, दशा, अंतरदशा, महादशा को अवॉइड किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मौजूदा दौर में दशा, महादशा का कोई भूमिका नहीं रहा, जीवन केवल गोचर से चलता है? नहीं सर, ऐसा देखो, कोई भी प्रेडिक्शन करने के लिए, किसी भी चीज का हमको एनालाइज करने के लिए, कुंडली एनालाइज करने के लिए हमको दशा भी चाहिए और गोचर भी चाहिए। फिर दशा इसलिए चाहिए कि वो मन की परिस्थिति बताती है, जो भी हमारे मन में हो, हमारे मन की कैपेसिटी कैसी है, हमारी शारीरिक, हमारा जो मेंटल बैकग्राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमको दशा और गोचर दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे तो ही हमको रिजल्ट आएगा। अगर आपको दशा कुछ बता रही है और कुछ अलग बता रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन करके हम देखो, गोचर 3 जगह से देखते हैं। गोचर लग्न पे भी देखते हैं, चंद्र लग्न पे भी देखते हैं और नवमास पे भी देखते हैं। ये तीनों का गोचर मिला के और दशा को मिलाकर हम इसका
मैं इसका क्या बोलते प्रेडिक्शन हम लोग दे सकते हैं। तो बहुत महत्व है सर। सर एक बड़ा खास सवाल है, क्रिटिकल सवाल है कि सोशल मीडिया और एआई का दौर है। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एस्ट्रोलॉजी का पूरा प्रोस्पेक्टस बदल चुका है। काफी नए नए एस्ट्रोलॉजर्स, यंगर एस्ट्रोलॉजर्स आकर बड़े बड़े दावे करते हैं, रातों रात लोगों को करोड़पति बनाने के दावे करते हैं और उपाय भी बताते हैं। तो आपको इन दावों में, इस मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में कितनी सत्यता नजर आती है? इससे देखो, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ये बहुत अच्छी बात है। ये राहु का काल चालू है अभी, ठीक है। राहु अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है, अभी ट्रांजिट कर रहा है, भी ए आ गया है। सर देखो, कुछ भी हो जाए, ज्योतिष ये शास्त्र से पढ़ाई का नहीं है। इसमें एक क्या बोलते हैं, एक पैशन चाहिए और इंट्यूशन चाहिए। उसके बगैर कोई भी टेक्नोलॉजी कोई भी करके इसका फलित करना बहुत मुश्किल है। आप कुछ भी सवाल डालेंगे एआई में, आपको 10 पेज का आंसर आएगा, यस नो में नहीं आएगा। आप टाइमिंग पूछेंगे, आपको 10 टाइमिंग देंगे वो लोग। इसलिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और टेक्नोलॉजी ज्योतिष का हल निकाल नहीं सकती। उसके लिए अच्छा जो ज्योतिषी है, जिसने काफी एक्सपीरियंस उसको है, उसने हजारों कुंडलियां देखी है, हजारों लोगों से मिला है, डिफरेंट फील्ड का उसको एक्सपीरियंस है, वो डेली अपडेट नॉलेज रखता है, जो कि एक अच्छा फिलोसफर भी है, गाइड भी है, ठीक है। वही एक अच्छे एआई के जो माध्यम से जो सार निकलता है, उसको अच्छी तरह इंट्यूशन और एक्सपीरियंस डालकर उसका निचोड़ निकाल कर सही प्रेडिक्शन कर सकता है। सर हमारा अगला सवाल भी सोशल मीडिया से है। सोशल मीडिया पर सर एक बड़ा चौंकाने वाला दावा किया जाता है कि इंसान आज की डेट में जो मुश्किल दौर से गुजर रहा है, संकट में है, उसके लिए केवल सिंगल ग्रह को एक ब्लेम बना के पेश कर दिया गया है, उसका नाम है राहु। मतलब सोशल मीडिया की एस्ट्रोलॉजी में ये दावा किया जाता है कि जीवन को बर्बाद करने में अकेला राहु 90% तक रोल निभाता है। क्या आप इस दावे को सही मानते हैं? नहीं सर, कुंडली में 9 के 9 ग्रह एक साथ काम करते हैं। बाकी ग्रह तो छुट्टी भी आते नहीं है। बाकी ग्रह भी है, गोचर में भी है, दशा में भी है, अंतरदशा में भी है, तंत्र दशा में भी है, सूक्ष्म दशा में भी होती है। तो हमें हर ग्रह, ओनली ग्रह नहीं, उनके नक्षत्र, ग्रह उनके नक्षत्र सबको स्टडी करके हमको करना पड़ता है। ठीक है, आज के दौर का राहु का दौर है, प्रैक्टिकल दौर है, एक्सपांशन का दौर है, एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और हमें सभी ग्रह स्टडी करके कोई प्रेडिक्शन देने के पहले हम सब ग्रह, पूरी कुंडली, ग्रह नहीं, किसी की इंडिविजुअल कुंडली देखे बगैर एनालाइज करना, कोई बताना एकदम गलत बात है। सर हमारा जो अगला सवाल है वो 2026 से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि 2025 का जो साल था वो पूरे भारत देश के लिए काफी मुश्किल वाला साबित हुआ था, क्योंकि ये दावा किया गया था कि 2025 के जो लॉर्ड हैं वो मंगल देव हैं, लेकिन सर 2026 के जो स्वामी हैं वो सूर्य भगवान बताए गए हैं। तो आपको क्या लगता है 2026 भारत देश के लिए सुख समृद्धिशाली बना रहेगा, भारत की तरक्की होगी, या 2025 का दौर जारी रहेगा? सर ऐसा है, देखो 2026 में अभी आप देखेंगे, इसका आंसर देने के लिए मुझे गोचर की कोई मदद लेनी पड़ेगी। अभी जो राहु है उसका गोचर देखना पड़ेगा, केतु का गोचर देखना पड़ेगा, शनि का गोचर देखना पड़ेगा, गुरु का गोचर देखना पड़ेगा। गुरु अभी अपने उच्च राशि में अभी प्रवेश करेगा अप्रैल के बाद में, ठीक है। तो जितने भी अपने धार्मिक स्थल है, धार्मिक घटनाएं हैं, वो अच्छी बढ़ जाएगी। अपने फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और बाकी जो भी सेक्टर्स है उसमें काफी इंप्रूवमेंट होगा। शनि अभी मीन राशि से गोचर कर रहा है, तो मीन राशि में भी काफी क्या बोलते हैं कि बहुत भावनात्मक और बहुत ही डिसीजन मेकिंग चीजें होने वाली हैं। ओनली थिंग है कि अभी की जो राहु जो है उसका जो गोचर है वो अभी ये नहीं है, क्या बोलते हैं, इन दोनों को लिए कोऑर्डिनेशन उनका बराबर नहीं है। इसलिए राहु की वजह से दुनिया में कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो सकता है, कुछ टेक्नोलॉजिकल वॉर्स हो सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल घटनाएं हो सकती हैं, कुछ बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये राहु का हो रहा है। और केतु जो है उसका अपोजिट में है, तो जो पॉलिटिकल उथल पुथल दिखा रहा है, से दिखा रहा है कि आने वाले 26 साल में काफी जगह पॉलिटिकल्स, सोशल और जो रिलेशनशिप में है, एक दूसरे के देश की रिलेशनशिप्स,
या जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप दूसरे दोषियों से, उसमें कुछ उथल पुथल के चांस दिख रहे हैं। सर राहु से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल है सर, हमारी कुंडली में एक दोष होता है और उस दोष को लेकर लोग काफी डरे हुए होते हैं, गुरु राहु का चांडाल योग। सर ये यस, गुरु राहु का चांडाल योग किस तरह हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो एस्ट्रोलॉजर हैं गुरु राहु के चांडाल योग को काफी खतरनाक बताते हैं, लोगों के मैरिड लाइफ से भी जोड़ते हैं, रिश्तों से भी जोड़ते हैं, तो आप इसको कैसे एनालाइज करोगे? गुरु चांडाल रोग जो जो होता है, इसे बोलते हैं चांडाल रोग बोलते हैं। जब गुरु और राहु एक ही राशि में इसी भाव में होते हैं। गुरु है एक्सपांशन है, एक विद्या है, एक डेडिकेशन है, एक रिलीजियस पावर है, ठीक है। राहु उसका एकदम एग्जैक्टली उल्टा है, सडन ग्रोथ है, छल है, कपट है, झूठ है और टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जब दोनों चीज एक साथ मिल जाती है तो जो राहु के जो प्रभाव है गुरु पर पड़ता है, गुरु का प्रभाव कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान की जो सोचने की शक्ति है, लॉजिकल मैच्योरिटी पावर्स को बोलते हैं, वो कम हो जाती है। वो गलत निर्णय लेता है, जल्दी जल्दी में निर्णय लेता है, निर्णय गलत भी हो सकते हैं, उसके लिए वो रिपेंड करता है, रिपेंड का फायदा नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी डिसीजन ले चुका होता है। इसलिए इनको क्या करना है, शांति से डिसीजन लेने हैं, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं करनी। और चंद्रमा के योग में भी देखा गया है कि शादियां भी बहुत लेट होती है। रिलेशनशिप जो होते हैं घर में अपने बड़ों से, अपने शिष्यों से, अपने बच्चों से या अपने नेबर लोगों से, उस आदमी के रिलेशंस भी इतने अच्छे नहीं होते। तो ये योग इतना अच्छा नहीं है। योग के उपाय के लिए आपको गुरु के जो गुरुवार को है आपको उपासना करनी पड़ेगी, इसका योग कम हो सकता है। और राहु के उपाय के लिए आपको बहते पानी में कोयला बहाए या राहु के जो मंत्र है, बीज मंत्र ओम राहुवे नमो, वो करे, इसका जो प्रभाव है कम हो जाएगा। सर राहु गुरु के चांडाल योग की तरह हमारी हॉरोस्कोप में एक बहुत ही डेंजर योग होता है चंद्र शनि का विष योग। चंद्र शनि के विष योग को लेकर ये दावे किए जाते हैं कि ये इंसान के कैरियर वाइज इंसान को काफी नुकसान पहुंचाता है। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का तुला लगन है और उसमें 10th हाउस में चंद्र शनि का विष योग है, तो उसको उस इंसान के लिए आप क्या चुनौतियां देखते हैं और क्या उनको आप मिराकल रेमेडी देंगे? एक मिनट सर, क्या होता है, चंद्र एक बहुत ही नाजुक डेलिकेट प्लैनेट है और शनि एकदम स्लो मूविंग प्लैनेट, फास्ट मूविंग प्लैनेट है चंद्र, और शनि एकदम स्लो मूविंग प्लैनेट है, जो कि एक डिसिप्लिन, एक क्या बोलते हैं, एक मैच्योर प्लैनेट है। जब ये दोनों प्लैनेट मिल जाते हैं तो आदमी को भ्रम हो जाता है और उसके करियर में, उसके लाइफ में बहुत से क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन आते हैं, बहुत सारे फ्लक्चुएशन होते रहते लाइफ में। अगर ये योग अगर 10वें भाव में बना हुआ है, उसके करियर में उसके उतार चढ़ाव आएंगे, जॉब उसको बदलने की बहुत जॉब बदली करेगा, उसकी बॉस की या उसकी टीम वर्क उसकी जमेगी नहीं, या उसको हो सकता है कि वो उसको ऑफिस में अपना बोझ लगे, या उसको लगे भाई अपनी ऑफिस जा रहा हूँ, मैं अभी आज क्या करूंगा, आज मुझे टर्मिनेट ना कर दे, मेरा तो टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, या मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इस तरह की चीजें होती है। और जैसे अपने जो ऐसा इस तरह 10th हाउस में है, अगर ये योग अगर पंचम या सप्तम स्थान में बन गया तो जो अपने फैमिलीज है, अपने बच्चे हैं या अपनी फैमिली है, उसमें भी ऐसे उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, हमें शनि का जो है, शनि का मंत्र करने पड़ेंगे। शनिवार को शनि भगवान की पूजा करनी पड़ेगी और चंद्र के लिए हमको भगवान शिव का अभिषेक करना पड़ेगा। जी सर, एक अगले दोष के बारे में भी हम और बात करेंगे। उसको लेकर काफी ग्रंथों में, धार्मिक किताबों में, मीडिया में काफी कुछ दिखाया जाता है। हम बात कर रहे हैं मंगल दोष के बारे में। मांगलिक दोष भारतीय ज्योतिष सेक्टर में देखा जाए तो एक श्राप की तरह देखा जाता है, लोग काफी भयभीत रहते हैं। हम चाहेंगे कि क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मंगल दोष के लिए किस तरह से बचाव किया जा सकता है और क्या सावधानियां जरूरी हैं? सर, मंगल दोष या बोले या इसको मांगलिक कहे, ये थोड़ा सा एक प्रचलित शब्द आजकल हो गया है। क्या होता है, कुंडली में जब भी पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में जब मंगल बैठता है, उसको मांगलिक दोष बोलते हैं, ठीक है।
और अगर इफ साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो दूसरे भाव में मंगल मंगल हो तो इसे मांगलिक दोष बोला जाता है। अगर आदमी मांगलिक हो उसके स्वभाव में इंटेंसिटी बहुत होती है, आदमी होते बहुत ऊर्जावान, साहसी, डेरिंग बाज, फास्ट डिसीजन मेकिंग, जिद्दी हो सकता है या जल्दबाज में कुछ काम कर सकता है। उसके जीवन में क्या होता है, अगर शादी हो गई या शादी नहीं हो गई तो वो बहुत ही पावरफुल एडामेंट होता है वो, और जीवन साथी का जो स्वभाव होता है उससे मैच नहीं करते हुए अपने अपने डिसीजन उस पर लादता है, उसके वजह से जीवन में कलह हो सकता है। और कोई भी कार्य जल्दी करने में या जल्दी डिसीजन लेने में या कुछ भी गड़बड़ी में काम करने में उसको बहुत इंटरेस्ट होता है। इसको मांगलिक दोष कहने से पहले समझना जरूरी है कि मंगल दोष कब होता है। कुंडली में सिर्फ आप लग्न कुंडली से मंगल दोष नहीं देख सकते, चंद्र कुंडली में भी अगर मंगल दोष हो, चंद्र कुंडली में भी पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल हो और दोनों में लग्न कुंडली में भी हो तो उसको हम बोल सकते हैं कंफर्म मंगल दोष है। अदरवाइज ये कंफर्म मंगल दोष नहीं होता है। अगर मंगल दोष को अगर आपको कर्म कम करना है तो आपको हनुमान जी की शरण जाना पड़ेगा। हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान जी के चरण का सिंदूर लगाइए, और अगर शादी विवाह में बाधा आ रही है लड़का है लड़की की तो मंगला गौरी के व्रत कर सकते हैं, या फिर कुछ दान, मंगलवार को दाल मसूर, दाल कपड़ा, ऐसा कुछ दान भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ सेल्फ डेवलपमेंट करनी है तो आप योगा कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, रेगुलर मंदिर में जाके भी आपका जो मंगल है सब्सिडाइज हो सकता है। सर अभी हमारा जो अगला सवाल है वो शनि देव की ढैया से जुड़ा हुआ है। शनि की ढैया को लेकर भी लोग सर काफी भयभीत रहते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता कि शनि की ढैया का कैसे उपचार करें। कई तरह की प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है ढैया के दौरान। तो आपको क्या लगता है, आप किस तरह से लोगों को गाइड कर सकते हैं, किस तरह लोग शनि की ढैया से अपना बचाव कर सकते हैं? जब भी कुंडली में, चंद्र कुंडली में शनि जहाँ चंद्र बैठा है उसके पहले एक घर पहले उस घर पर और दूसरे भाव पर जो शनि जब करता है उसे साढ़े साथी बोलते हैं। और जब भी चंद्र से छठे या आठवें भाव में शनि जब गोचर करता है तो शनि का दैया बोलते हैं। शनि की दैया ये नॉर्मल एक कोर्स में बोलते हैं कि ये एक डिफिकल्ट पीरियड है, एक कष्टवान पीरियड है, एक चैलेंजिंग पीरियड है। तो ये पीरियड चैलेंजिंग होता है, मगर डिपेंड ये है कि उस समय आपकी दशा क्या चालू है, और उसकी आपकी दशाई चंद्र की नहीं है, आपकी दशाई शनि की नहीं है, तो ये पीरियड आपके बुरा नहीं होगा। और कुंडली में अगर शनि अच्छे भाव में बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों से प्रभावित है, या आपका लग्न ही शनि का लग्न है, या आपका लग्न ही शुक्र का लग्न है, तो आपको शनि की दैया इतनी तकलीफ नहीं देगी। अगर फिर भी आपको आपका और लग्न है, मेष लग्न है या कुंभ लग्न है, कोई और लग्न है, उसको आपको शनि की तकलीफ आ रही है, शनि के दैया में तकलीफ आ रही है, तो आप शनिचर की शनि जाइए और शनिवार को उपवास कीजिए, शनि के मंदिर में जाइए और शांति की प्रार्थना कीजिए। सर एक सवाल और, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि 7th हाउस में बृहस्पति देव का होना क्या असर डालता है जीवन पर? क्योंकि मैक्सिमम जो एस्ट्रोलॉजर है 7th हाउस में जब गुरु आते हैं तो बोलते हैं कि घर में पूजा पाठ मत करिए। कितना औचित्य आपको नजर आता है 7th हाउस में गुरु होने पर? सर देखो सर, हाउस और क्या बोलते हैं राशि दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 7th हाउस में कौन सी राशि है और गुरु किस नक्षत्र में बैठा है, और गुरु लग्नेश है, तृतीयश है, तृतीयश है, चौथेश है, किस लग्न का स्वामी है, किस भाव का स्वामी होकर वहां बैठा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर 10वें भाव का स्वामी होकर 7वें में बैठा हुआ है, 5वें भाव का स्वामी होकर 7वें में बैठा हुआ है, या 12वें भाव का स्वामी होकर 7वें में बैठा हुआ है, तो आपको तकलीफ दे सकता है, आपको विवाह देरी से करा सकता है, आपके संबंध है, आपके जो बाहरी लोगों से संबंध है, आपकी जो छवि बाहर है उसमें प्रॉब्लम दे सकता है। अदरवाइज गुरु अगर अच्छे भाव का स्वामी है, अच्छे घर में बैठा हुआ है, अच्छे ग्रह से दुष्ट है, तो कोई तकलीफ नहीं देगा आपको। सब एक महत्वपूर्ण सवाल एक ये भी है कि प्रश्न कुंडली उन लोगों के लिए काफी खास हो जाती है जिनके पास अपनी कोई बर्थ डिटेल नहीं है, कोई हॉरोस्कोप नहीं है। तो सर जब प्रश्न कुंडली के द्वारा जो प्रेडिक्शन दिया जाता है इसका कितना प्रमाणिक होता है?
सर प्रश्न कुंडली तो सबसे पावरफुल टूल है हमारे वैदिक ज्योतिष में। तो इसको बहुत बहुत दिया है, जिसकी कुंडली नहीं है, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट एक ही सवाल है तो किसके दिल से आ रहा है। जैसे कि अभी कोई बोला भाई मेरा भाई कल रात मेरा भाई घर से भाग गया या घर से 4 दिन से घर पे नहीं आया है, तो प्रश्न कुंडली उसका हम हल मिल जाता है उससे एकदम एग्जैक्ट। अगर आज जो पूछने वाला आदमी है उसके दिल में अगर सच्चाई से, ईमानदारी से और बहुत कंसर्न से पूछ रहा है, उसका आंसर इमीडिएटली, परफेक्टली, टाइम वाइज, मंथ वाइज और डेट वाइज मिल जाता है उसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न कुंडली सर, क्योंकि पाराशरी कुंडली हमारे भारतीय ज्योतिष का प्रमुख हिस्सा है, लेकिन सर एक बात हम देखते हैं कि पाराशरी कुंडली को चैलेंज करता है केपी ज्योतिष। तो आज एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि केपी कुंडली और पाराशरी कुंडली क्या अंतर होता है सर इसमें? सर अंतर ऐसा होता है कि केपी कुंडली जो बनती है वो सिर्फ नक्षत्र में बनती है। हर ग्रह के नक्षत्र का वो प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे कि लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड पे काम करते हैं। हम लोग ग्रह पे और नक्षत्र पे काम करते हैं। तो वो 3 लेवल है, वो नीचे जाके वो लोग काम करते हैं। वो ऐसा होता है कि एक तरीका है सर, जैसे कि नाड़ी ज्योतिष है, इससे बहुत सारे फील्ड्स है। जैसे आरजी राव का है बहुत की जो फेमस है, नाड़ी ज्योतिष है, जेमिनी ज्योतिष है। वैसे केपी एक अलग तरीका एक ज्योतिष का है, उसकी पढ़ाई मैंने की हुई है। देखो जो प्रश्न हमको वैदिक से नहीं मिलते, आंसर स्पेसिफिक नहीं मिलता है या जिसमें हमको कठिनाई आती है, तो हम केपी का सहारा लेते हैं। या केपी का नहीं होता तो हम नाड़ी का भी सहारा ले लेते हैं, नहीं तो हम जेमिनी का सहारा भी ले लेते हैं। तो जैसे एक प्रोफेशनल अगर क्या बोलते हैं प्रैक्टिस के एस्ट्रोलॉजर रहता है, वो सभी तत्वों को, सभी क्वालिटीज को मिलाकर, सभी सिस्टम को मिलाकर एक हमको क्या करना होता है, हमको तो आंसर देना होता है कि क्या करना है सही से। इसलिए हर चीज में प्लस माइनस सब में है, सबको प्लस माइनस का एवरेज करके हमको उसका आंसर निकालना पड़ता है। सर, क्योंकि आप एक वास्तु स्पेशलिस्ट भी हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो एक बड़ा खास सवाल है। अगर मान के चलिए किसी का साउथ फेसिंग हाउसेस है और काफी आलीशान मकान है और उनका जो हाउस का जो वास्तु है वो पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, चारों डायरेक्टर को, अग्नि को सभी बिगड़ा हुआ है, तो बिना तोड़ फोड़ के आप उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? सर कोई भी घर हो, ठीक है ना, तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं एस्ट्रो वास्तु करता हूँ। मैं मतलब कुंडली भी देखता हूँ और वास्तु भी देखता हूँ, दोनों का कंबाइन करके उस रिजल्ट निकालता हूँ। अगर किसी का साउथ का ही घर है वो बुरा ही होगा ऐसा नहीं होता है, बुरा होता ही है, पर बुरा ही होगा जरूरी नहीं है। ऐसे मेरे पास हजारों उदाहरण है कि साउथ इंडियन लोग रहते हैं, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी पीसफुल एंड सब कुछ अच्छा है, मतलब फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, तो ये आपके कुंडली का डिपेंड है कैसा है। और नॉर्मली अगर साउथ में आपका घर हो, उसके बहुत सारे उपाय है, जैसे कि मंत्र जाप है, ठीक है, योग कर सकते हैं आप, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, आपके घर में तुलसी लगा सकते हैं। इससे बहुत सारे इसके उपाय करके साउथ का आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। इससे के स्वास्थ्य, बहुत से लोग अपने मेन डोर के बाहर किसी भगवान का फोटो लगाते हैं, उसके बदले आप स्वास्तिक लगाइए, उसकी रोज पूजा भी कीजिए, तो ये दोष निकलना मुश्किल है अगर कुंडली में भी दिखा रहा है तो, अदरवाइज इसको मैनेज कर सकते हैं हम लोग। सर, एक घर का प्रमुख कोण होता है नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। हम अक्सर देखते हैं मैक्सिमम लोगों की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बाथरूम होता है और लोग काफी परेशान रहते हैं हेल्थ वाइज, मनी वाइज। तो आप नैऋत्य कोण में इनके वास्तु दोष है वो क्या उपाय कर सकते हैं? तो उसके लिए ऐसा है कि साउथ वेस्ट में जो बाथरूम बना हुआ है, ठीक है, उसको पहले तो अगर 2-3 बाथरूम दो है समझो, उसको यूज ना करे, लॉक कर डाले, ठीक है, या उसको एज ए गोडाउन यूज करे या कुछ यूज करे। और साउथ वेस्ट इज बेस्ट फॉर द जो घर के मुखिया है, उनको सोने की जगह अच्छी है, या आपकी जो तिजोरी है उसके लिए वो सूटेबल जगह है अगर ग्रोथ करना है तो। ईशान कोण भी अच्छा है, ये कोण भी बहुत अच्छा है। तो इसमें अगर दोष हो तो हमको जो उसकी जो विधियां है वो करना बहुत जरूरी है उसके लिए। सर, क्योंकि आजकल हम देखते हैं काफी बड़े आलीशान मकान होते हैं, बिल्डिंगें होती हैं,
तो इंडिपेंडेंट हाउस और फ्लैट, सर फ्लैट जब हम लेते हैं, फ्लैट का वास्तु कैसे एनालाइज करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग दुविधा में रहते हैं, बिल्डिंग का डायरेक्शन देखें, फ्लैट का डायरेक्शन देखें, इसको एनालाइज करिए सर। तो क्या होता है कि जब भी मैं जाता हूँ वास्तु करने के लिए, तो सिर्फ मैं बिल्डिंग, सिर्फ फ्लैट दिखता नहीं हूँ, बिल्डिंग का एंट्रेंस कैसा है, बिल्डिंग के लेफ्ट में नॉर्थ में रोड है कि राइट में रोड है, इधर नाला है, पीछे स्कूल है, पीछे मंदिर है, उसको एनालाइज करके, कुंडली को एनालाइज करके, और बाद में जो आपका जो घर है उसके बाजू में आपके, ऐसा तो नहीं है कि आपके एंट्रेंस में, आपका एंट्रेंस नॉर्थ एंट्रेंस है और बाजू में लिफ्ट है, ठीक है, या आपके डोर के सामने डोर है, या सामने क्या बोलते हैं स्टोर रूम टाइप होता है, या सर्वेंट क्वार्टर होते हैं, ऐसा है। तो ये हमको पूरा एनालाइज करना पड़ता है, सब चीजों को जोड़ के जब निचोड़ निकलता है तो हम उसको बोलते हैं। प्लस उसमें और एक चीज ऐड होती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक पावर। जितना आप जब ऊपर जाएंगे, फ्लोर वाइज ऊपर जाएंगे, उसकी मैग्नेटिक पावर कम होती है, उसको हमको एनालाइज करना पड़ता है, उसको ध्यान में रख के भी उसको हम लोग उसका आंसर हम देते हैं। सर एक बड़ा प्रमुख सवाल, जैसे ही मान लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आप उनकी हॉरोस्कोप देखते हैं, आपको लगता है कि स्थिति काफी खराब है मेडिकल वाइज या अदर सेक्टर में, किस तरह की खास रेमेडीज आप लोगों को देते हो, मंत्र, उपाय, टोना टोटके, किस तरह से उनका रेमेडीज देते हो सर आप? तो मेडिकल, अगर हम किसी कुंडली को देखते हैं तो पहले मेडिकल, हम अगर समझो कोई भी आदमी आता है बोलता है मुझे ये तकलीफ है, उसके हम कुंडली को एनालाइज करते हैं कि भाई किस ग्रह से उसकी ये हो रहा है। किसी को देखो 4 ग्रह होते हैं, शनि, राहु, केतु और मंगल, 4 ग्रह से कुछ ना कुछ पीड़ा होती है। अगर अगर केतु अगर मंगल साथ में हो जाए तो ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर 12वें घर का प्रभाव हो, 5वें घर से 12वें घर का प्रभाव हो तो कुछ सर्जरी हो सकती है, पेट की हो सकती है। 8वें घर का प्रभाव हो, कोई इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस ग्रह का दोष है उस ग्रह के हम लोग को शांति करना पड़ता है, उस ग्रह के मंत्र करने पड़ते हैं, उसका अभिषेक करना पड़ता है, या उस मंत्र का जाप करके, उस मंत्र की सिद्धि करके उसको उस रोग को हम लोग कुछ तरह तक कंट्रोल कर सकते हैं। सर क्योंकि आप मुंबई शहर से हैं, काफी आधुनिक शहर है, काफी चकाचौंध वाला शहर है, एक जो भी आप एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर हैं, सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने अनुभव से ये कैसे एनालाइज करेंगे कि जो 2026 का ये जो साल है, इस साल में जो प्रमुख वो राशियां कौन सी होंगी जो जीवन में इस साल ज्यादा तरक्की करेंगी? सर ये राशि पर डिपेंड नहीं करता है, ये पूरी कुंडली पर डिपेंड करता है। फिर भी सभी राशियां अच्छी है, वो इश्यू नहीं है। शनि, देखो ये जो साल है शनि प्रधान साल है और राहु प्रधान साल है। इसका भी शनि और राहु अच्छी स्थिति में हो, ठीक है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन अच्छा साल उनको जाने वाला है। किनके लिए? जिन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन पाला हुआ है, जो नित्य नियम से भगवान में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जो अपने कर्मों को मानते हैं कि हमारा पूरा ज्योतिष 2 चीज पे डिपेंड बेस्ड, एक तो कर्म और रीबर्थ। अब अच्छे कर्म करोगे तब अच्छा कर्म मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तब बुरा कर्म होगा। और रीबर्थ पे हम डिपेंड करते हैं कि हमारे पास जो प्रारब्ध जो होता है वो कैसा हमारा है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड होता है। सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर हैं, कि आप लोगों को क्या खास टिप्स देंगे कि उनका जीवन वो स्वास्थ्यपूर्ण रहे, जीवन में उनके में धन की कमी ना हो, पारिवारिक सुख हो, रिश्ते उनके अच्छे बने रहे, तो ऐसे कौन से प्रमुख टिप्स देंगे ताकि जीवन उनका खुशहाल बना रहे? मेरे पास और कोई भी आता है उसको मैं शायद शुरू में आखिर में कोई चीज बोलता हूँ। अगर आपको जीवन में सब कुछ पाना है तो 3 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके कुंडली में योग होने चाहिए, आपकी जो इच्छा है योग होने चाहिए। दूसरी चीज आपको उसके लिए आप प्रयत्नशील होने चाहिए, कुछ ना कुछ नया करके टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी आपके फील्ड में कुछ करना चाहिए। और आपको भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए। बगैर भगवान के आशीर्वाद के, आपके कर्म के अलावा और कुंडली में योग के बिना तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये तीनों चीज पे ध्यान दो, तब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो आपने सुना मुंबई के फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रकाश रस्कर जी को। उन्होंने हमारे सभी सवालों के काफी बेबाक तरीके से जवाब दिए और उन्होंने कई रहस्यों से पर्दा उठाया, चाहे वो चंद्र शनि का विष योग हो, गुरु राहु का चांडाल योग हो या मंगल दोष हो। इसके अलावा उन्होंने लोगों को गाइडेंस भी दिए तो लोगों को बताया कि किस तरह से जीवन में पूजा आराधना करके या जीवन शैली में बड़े बदलाव करके अपने कर्मों को सुधार के हर व्यक्ति अपने कुंडली के दोषों से मुक्ति पा सकता है। तो सर नमस्कार, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका काफी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक्स लॉट सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।